Is the death penalty for murder provided in section 302 constitutionally void? When should capital punishment be awarded? क्या धारा 302 में दी गई हत्या के लिए मौत की सजा संवैधानिक रूप से शून्य है? मृत्युदंड कब दिया जाना चाहिए? ये दो महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों को हमें यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के जरिए देखना है। जो फैसला परीक्षा संबंधी तो महत्वपूर्ण है ही है, चाहे वो संधि सेवाओं ले लीजिए या अन्य प्रौद्योगिकी परीक्षा, मगर एक समझ को बनाने के लिए, ऐसे फैसलों को, भारतीय संविधान को एवं भारतीय अन्य कानूनों को समझने के लिए, उनके अमलीकरण को समझने के लिए भी यहाँ इन चीज़ों का समझना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आज मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ ग्रोथ माउंट एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ माउंट यूपीएससी पर। हम लोग यहाँ इस विशेष श्रृंखला के तहत एक और आज फैसले का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। हमारा 9वां उपाख्यान रहेगा इस विशेष श्रृंखला का, जिनके तहत बच्चन सिंह वर्सेस या बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का यह मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट के पटल के ऊपर आया। फिर उन्होंने अपने आप जो है इस पूरे मामले के ऊपर प्रकाश फेंका। और महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ कुछ नई अवधारणाएं यहाँ से प्रस्थापित की गई, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने रेरेस्ट ऑफ द रेयर केस का एक सिद्धांत दिया। ठीक है, रेरेस्ट ऑफ द रेयर केस, और वो रेरेस्ट ऑफ रेयर केस की क्या लाक्षणिकता है वो भी हमारे सामने रखी कि भाई कैसे केसों को यहाँ रेरेस्ट ऑफ द रेयर केस हम लोग मान सकते हैं या बता सकते हैं, और उन केस में ही, उन मामलों में ही डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लस यहाँ डेथ पनिशमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रखा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बताया, बहुत ही सिंपली बताया, जो हम लोग आगे यहाँ देखेंगे कानूनी भाषा में, मगर सिंपली मैं आपको बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई कोई अपने मूलभूत या मौलिक अधिकारों का उपयोग करके किसी की हत्या नहीं कर सकते, किसी का खून नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ें जो है वो वैलिड नहीं की जा सकती, ये लीगल नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं कैपिटल पनिशमेंट की जो सजा है या जो प्रावधान है उनको फंडामेंटल राइट्स से ऊपर रखा। ठीक है, और बताया कि भाई अगर ऐसा हो तो लॉ एंड ऑर्डर की, पब्लिक ऑर्डर की जो परिस्थिति है वो तो शून्य हो जाएगी। ठीक है, सारे लोग कहेंगे कि हम अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करके किसी की जान ले लें। ठीक है, तो जो व्यवस्था है, जो कानूनी व्यवस्था है, वो गड़बड़ा जाएगी। और ऐसा ना हो इसीलिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी पनिशमेंट्स को फंडामेंटल राइट से ऊपर रखा, रीजनेबली। ठीक है, उसमें एक स्टार है जो कि कंडीशन का है, जो एक रीजनेबल कंडीशन की बात करता है, और बताया कि रेस्ट ऑफ द रेयर केस हो तो कैपिटल पनिशमेंट देने में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ कुछ उन्होंने प्रिंसिपल्स भी प्रस्तावित किए हैं, जो हम लोग आगे धीरे धीरे एक के बाद एक उनको हमें देखना है। फिलहाल इस जो है उपाख्यान के जरिए हमें यह पूरा कानून समझना है, वो पहले समझ लेते हैं। फिर मूल बात शुरू करने से पहले आप हमारे साथ हमारी वेबसाइट के तहत भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से आप यह सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग आपको मिल सकती है। आप वहाँ से डाउनलोड इसकी PDF फॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी नोट बनाने में आपको बहुत ही सहायता रहेगी। तो आप आज ही जुड़िए हमारे साथ आज ही रजिस्टर कीजिए, लॉगिन करके आप सारे वेबसाइट का एक्सेस पा सकते हैं। प्लस यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ठीक है, यहाँ से आप हमारे साथ अपडेट रह सकते हैं, और जो हमारा टाइम टेबल है, जो हमारी भविष्य की योजनाएं है, तो उसके साथ आप अपडेट रह सकते हैं। तो आप आज ही इन दोनों पटलों के ऊपर भी हमारे साथ जुड़िए। एंड रही बात यूट्यूब की, तो जिस माध्यम से हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप इस माध्यम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे लिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो सीरियस छात्र है, संधि सेवाओं के या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के, उनको यहाँ हमारे चैनल का रेफरेंस दीजिए, वही हमारे लिए आप मोटिवेशन रहेगा। अब शुरू करेंगे मूल बात। जैसे आपको मालूम है कि हमारी चर्चा जो है वो हिंदी में रहती है, और लगभग यूपीएससी और राज्य की जो परीक्षाएं होती है, प्रतियोगिता परीक्षा है, उन सारी परीक्षाओं के लिए यहाँ यह कुछ मूल तत्व ऐसे होते हैं, मूल चीज़ें ऐसी होती है जो ज़रूरी रहती है। तो यहाँ यह श्रृंखला भी एक ऐसी ही चीज़ है जो अपने आप में कोई भी राज्य के, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा के छात्र के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस के तत्व समझना है, कॉन्स्टिट्यूशन समझना है, सुप्रीम कोर्ट की ताकत समझनी है, उनके फैसले समझना है। तो यही सारी चीज़ें उनको उपयोगी रहेगी। अब इंट्रोडक्शन से शुरू करना है। 2 बिंदु है। सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि बच्चन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब यानी कि वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज अ लैंडमार्क जजमेंट इन विच सुप्रीम कोर्ट इवोल्व्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ रेरेस्ट ऑफ द रेयर केस फॉर अवॉइडिंग द डेथ पेनल्टी। रेरेस्ट ऑफ द रेयर केस। ठीक है, और यहाँ ऐसा नहीं कि मात्र उन्होंने टर्म ही कॉइन किया सुप्रीम कोर्ट ने, मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक लिस्ट दिया लाक्षणिकताओं का, कैरेक्टरिस्टिक का, कि भाई कैसे मामलों को यहाँ आप रेरेस्ट ऑफ द रेयर केस
बता सकते हैं, तो वो भी एक जुडिशरी के लिए एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल समन है, जिनमें एक तो बताया मैनर ऑफ कमीशन ऑफ मर्डर, मैनर ऑफ कमीशन ऑफ मर्डर, ठीक है, किस तरीके से हत्या की गई है। अगर वो अति क्रूर है तो वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का एक लक्षण हुआ। दूसरा मोटिव फॉर कमीशनिंग ऑफ मर्डर, मोटिव ऑफ कमीशनिंग ऑफ मर्डर, पर्सनल कोई रिवेंज है तो यहां नहीं आएगा, मगर अगर पर्सनल रिवेंज नहीं है, कोई अन्य हेतु है, किसी जो है बच्ची को रेप या वगैरह जो है कोई ऐसे हेतु से यहाँ उनको मारना, तो वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के सिद्धांत में अवश्य आएगा, तो वो यहाँ गिना जाएगा। तीसरा सोशियली एब्रोरेंट नेचर ऑफ क्राइम, सोशियली एब्रोरेंट नेचर ऑफ क्राइम, ठीक है, गुनाह का जो प्रकार है वो एक प्रकार से समाज के द्वारा स्वीकृत ना किया जा सके, ठीक है, बहुत ही जघन्य हो, तो ऐसे यहाँ चीजों को रखा जाता है। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम, मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम यानी कि उन क्राइम की तीव्रता, ठीक है, वो भी यहाँ गिनी जाएगी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में। एंड आखिरी पर्सनालिटी ऑफ विक्टिम ऑफ मर्डर, पर्सनालिटी ऑफ विक्टिम ऑफ मर्डर, ठीक है। तो इन 5 सिद्धांतों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय हमारी सर्वोच्च अदालत ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का यह जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, और ये हमें याद रखने हैं। फिर आगे देखें तो दूसरा बिंदु कहता है कि बच्चन सिंह वॉज द पिटिशनर। हुआ यूं कि बच्चन सिंह के द्वारा हत्या की गई, ठीक है, पूरा मामला गया सेशंस कोर्ट में, सेशंस कोर्ट यानी कि जिला स्तरीय आपराधिक अदालत, जिला स्तरीय सेशंस कोर्ट, ठीक है। उन्होंने सजा सुनाई, कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी की सजा, सजाए मौत। फिर हाईकोर्ट में उनके द्वारा अपील की गई, मगर हाईकोर्ट ने भी सेशन कोर्ट के फैसले को मान्य रखा और अंततः वे सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन के तहत गए, SLP के तहत, जो कि एक व्यवस्था है जो किसी भी नागरिक को सुप्रीम कोर्ट में त्वरित जाने के लिए जो है उपयोगी हो सकती है, जिनका उपयोग करके कोई भी नागरिक अपना मुद्दा लेके, अपना मामला, अपनी समस्या लेके प्रत्येक से सुप्रीम कोर्ट में त्वरित जा सकता है। तो अंततः बच्चन सिंह के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यहाँ ये SLF दाखिल की। तो इस तरीके से यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की पटल के ऊपर आया था। मगर शुरुआत हुई थी सेशन कोर्ट से, शुरुआत एक्चुअली एक हत्या से हुई थी, ठीक है, जो कि बच्चन सिंह के द्वारा की गई थी, और यहाँ से पूरा मामला जुडिशरी में गया, स्थानिक जुडिशरी में यानी कि लोकल जुडिशरी में, या आप कह सकते हो कि लोअर लेवल में जिनमें सेशन कोर्ट है, उन्होंने सजाए मौत का फरमान दिया। फिर हाईकोर्ट आई, हाईकोर्ट ने वो फैसला बरकरार रखा एंड अंततः सुप्रीम कोर्ट में यह बात आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यह फैसला को बरकरार ही रखा, ठीक है। तो अब हमें इसके बैकग्राउंड के बारे में समझना है कि यह पूरे मुद्दे का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। एक कहानी के रूप में समझेंगे ताकि चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा जा सके, जिनमें बच्चन सिंह was tried and convicted, the sentence to death under section 302 of the IPC for the murders of देसा सिंह, दुर्गाबाई, वीरनबाई by the session judge, ठीक है। तो यहाँ 3 हत्याएं बच्चन सिंह के द्वारा की गई थी, देसा सिंह की, दुर्गाबाई की और वीरनबाई की। तो सेशन जज ने 302 के तहत, धारा 302 के तहत, भारतीय दंड संहिता धारा 302 के तहत, जो हमें मालूम है कि बहुत ही पॉपुलर है, हत्या के लिए है, तो उनके तहत इन्हें फांसी की सजा का जो है ऐलान किया, यानी कि सेंटेंस टू डेथ। व्हेन द अपील इन द हाई कोर्ट अगेंस्ट द कन्विक्शन, द कोर्ट अपहेल्ड द जजमेंट ऑफ द सेशन कोर्ट। यस, स्वाभाविक सी बात है, जो बच्चन सिंह थे उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की, मगर हाई कोर्ट सेशन कोर्ट के फैसले के साथ जुड़ा रहा। इट कन्फर्म द डेथ सेंटेंस एंड डिसमिस्ड हिज अपील। यस, हाई कोर्ट ने वहां इस मामले को या इस अपील को डिसमिस कर दिया और सेशन कोर्ट के द्वारा जो इन्हें सजा सुनाई गई थी वो बरकरार रखी, जो सजाए मौत की थी। बच्चन सिंह then filed a special leave petition in Supreme Court. Thus the case came before the Supreme Court. So this is how the case came before the Supreme Court.
विच वॉज फर्स्ट प्रोसीडेड इन सेशन कोर्ट। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट, तर्क वितर्क दोनों पक्षों के देखने हैं, मगर सबसे पहले यहाँ हमें जो है बच्चन सिंह के द्वारा जो कुछ चीजें बताई गई है वो देखनी है, फिर बाद में राज्य की क्या बातें थी वो देखेंगे। सबसे प्रथम बिंदु कहा गया है कि द only question for consideration in the appeal was whether the facts found by the session and high court would be special reason for awarding the death sentence as required under section 354(3) of the Code of Criminal Procedure 1973। yes, Code of Criminal Procedure के तहत या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 554 के तहत, 554 क्लोज 3 के तहत ऐसा प्रावधान है कि भाई अगर किसी भी जो है जज को या किसी भी अदालत को अगर किसी अपराधी को सजाए मौत सुनानी है तो देयर शुड बी सम स्पेशल रीजंस विच शुड बी प्रेजेंट इन दैट। तो मात्र और मात्र प्रश्न यहाँ यही था कि देखना यह है कि जो सजा सेशन कोर्ट के द्वारा सुनाई गई क्या वो सजा यहाँ वैलिड है, क्या उसमें कोई स्पेशल रीजंस ढूंढ सकते हैं। इट वॉज सबमिटेड दैट नाइदर द फैक्ट that the appellant was previously convicted for the murder and committed these murders after he had served the life sentence in the earlier case, nor the fact that 3 murders were extremely heinous and inhuman constitutes a special reason for imposing the death sentence। मगर यहाँ ये स्पेशल रीजंस थे, ऐसा तो नहीं था कि वे पहले जो है उनकी जो हिस्ट्री थी वो क्रिमिनल थी, मगर ऐसा जरूर था कि एक साथ 3 खून हुए थे और ये एक प्रकार का हीनियस, एक प्रकार का विकृत गुनाह कर सकते हैं, तो ये एक स्पेशल रीजन था। In his appeal, Bachchan Singh also submitted the courts below, that is Session Court and High Court, were not competent to impose the extreme penalty of death on the appellant। Yes, इस तर्क के साथ, ठीक है, इस तर्क के साथ जो पिटिशनर के द्वारा तर्क किया गया कि भाई ऐसा तो नहीं है कि क्रिमिनल हिस्ट्री है, फिर 3 हत्या हुई है, मगर आपको उसके सर्कमस्टेंसेस देखने चाहिए, सिंपली उसे आप हीनियस या सिंपली आप उसे विकृत गुनाह जो है नहीं मान सकते, तय नहीं कर सकते। सो दिस वर द सिंपल आर्ग्यूमेंट्स विच वर डन बाय बच्चन सिंह। साथ ही उन्होंने यह भी लगाया कि भाई हाई कोर्ट्स और जो सेशन कोर्ट्स है वे एक्सट्रीम पेनल्टी देने के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने ये भी तर्क रखा। तो उन्होंने एक्चुअली हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की क्षमताओं को कम आंका, उनको कम बताया कि भाई वे इतने कॉम्पिटेंट ही नहीं है कि दे कैन ऑर्डर दैट पेनल्टी और एक्सट्रीम पेनल्टी। The petitioner also contended that the provision of section 302 of the IPC offends article 19 and 21 and the basic structure of the constitution। yes, उन्होंने ये भी बताया कि सेक्शन 302 की जो सजा के प्रावधान है वो अपने आप में भारतीय संविधान के द्वारा गारंटीड जो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 14 का, 19 का, 21 का, ये उनका उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो वायोलेट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूलभूत ढांचा है संविधान का, जो मूलभूत भावना है, उनका भी उल्लंघन यहाँ हो रहा है, ऐसा जो है एक तर्क उन्होंने रखा। मगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट देते समय यह तर्क जो था उसे एकदम जीरो कर दिया। सबसे प्रथम इस तर्क के बारे में उन्होंने स्पष्टता की थी कि भाई देखिए, डेथ पेनल्टी ऐसी चीज है, अगर वो अच्छी तरीके से दी गई है जो है किसी जरूरतमंद अपराधी को, तो वो वाजिद है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी धारा उससे वायोलेट नहीं होगी, क्योंकि उसे जो सजा मिल रही है वो उसके द्वारा किए गए गुनाह की मिल रही है, अपराध की मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायोलेट नहीं होंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सबसे प्रथम स्पष्ट किया था, जो हम लोग जजमेंट में देखेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ धीरे धीरे करके बच्चन सिंह की लगभग सारी आर्ग्यूमेंट्स, सारे तर्क यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बाजू में रख दिए। रेरेस्ट ऑफ द रेयर केस के एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया और बताया कि यस, बच्चन सिंह का जो केस है वो रेरेस्ट ऑफ द रेयर केस का है और इसमें सजाए मौत होनी चाहिए, और सजाए मौत से संविधान की कोई मौलिक जो है हमारे अधिकार हनन नहीं होंगे, उनका उल्लंघन नहीं होगा। ये सारी बातें उन्होंने स्पष्ट की। अब द इश्यूज इन्वॉल्व्ड, लीगल इश्यूज इन्वॉल्व्ड, जिनमें सबसे प्रथम है वेदर द डेथ पेनल्टी फॉर मर्डर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 302 ऑफ द आईपीसी इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, whether the sentencing procedure embodied in subsection 3 of clause 354 of the CRPC 1973 constitutionally valid। ठीक है, जिनमें स्पेशल रीजंस की बात की गई है। whether the provision of section 302 of the IPC offends article 19, 21 and the basic structure and article 6 clause 1 of the international covenant
ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, तो यहाँ ये प्रश्न भी पूछे गए कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 302 है वो क्या भारतीय मूलभूत या मौलिक अधिकारों का एवं जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनका हनन कर रही है, एवं क्या इंटरनेशनल जो हमारे कन्वेंशंस है जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अडॉप्ट किए हैं और हम उनके सभ्य राष्ट्र है, तो क्या ये धारा 302 है वो क्या उन्हें वायोलेट कर रही है। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर के साथ सुप्रीम कोर्ट आया। एंड लास्टली, पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू ले डाउन नॉर्म्स रिस्ट्रिक्टिंग द एरिया ऑफ द इंपोजिशन ऑफ द डेथ पेनल्टी। यस, और यहाँ एक पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की भी चर्चा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या रोल है। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी रेंज जो है तय कर सकती है जिनके तहत डेथ पेनल्टी वैलिड है। ठीक है, तो जी हाँ, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी रेंज तय की जिसका नाम उन्होंने दिया रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, और उनके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी दी है कि भाई अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ प्रकार का गुनाह है तो आप निसंदेह डेथ पेनल्टी कोई भी अदालत दे सकती है। ठीक है, तो दिस वर सम इश्यूज विच वर इन्वॉल्व। अब जजमेंट सुप्रीम कोर्ट आया। सबसे प्रथम जो मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकारों से और जो है बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू किया और सारी चीजें यहाँ धीरे धीरे स्पष्ट करने लगा। सबसे प्रथम द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ इज नॉट one of the right mentioned in the Article 19(1) of the Constitution, and the 6 fundamental freedoms guaranteed under Article 19(1) are not absolute right। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो बताया कि भाई देखिए राइट टू लाइफ जो है वो धारा 19 का तो भाग नहीं है, धारा 19(1) का भी भाग नहीं है, जिनमें 6 अधिकार दिए गए हैं, जिनमें वाणी एवं अभिव्यक्ति का भी एक अधिकार है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि अगर होता भी तो भी 19(1) जो है जिनमें ABCD ऐसे 6 दिए गए हैं, 6 ऐसे अधिकार दिए गए हैं, तो वे भी एब्सोल्यूट नहीं है। दे आर ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट। द कोर्ट मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, कोर्ट ने यहाँ एक डिस्टिंक्शन लगाया पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई पब्लिक ऑर्डर जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। It said violent crimes is similar in nature but committed in different context and circumstances might cause a different reaction। ठीक है, वायलेंट क्राइम्स जो कि समान होते हैं अपने स्वभाव से, मगर उसका जो रिएक्शन है वो अलग जगह पर, अलग समय पर, अलग रूप से रहता है। The real distinction between the areas of law and order and public order lies not merely in the nature or quality of the act but in the degree and the extent। Yes, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर में डिफरेंस ही है कि ऐसा नहीं है कि मात्र और मात्र कोई भी अपराध जो है उसकी नेचर और उसकी जो क्वालिटी है वही देखी जाए, मगर उसका एक्सटेंट भी देखना चाहिए और उसकी डिग्री यानी कि उसकी तीव्रता भी देखनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात यहाँ उन्होंने पहले तो स्पष्ट कर दी, और यही डिफरेंस है लॉ एंड ऑर्डर में और पब्लिक ऑर्डर में। पब्लिक ऑर्डर के लिए आपको यहाँ ये डिग्री एंड एक्सटेंट भी देखना पड़ेगा। If a law prohibits and penalizes any activity that is within the purview of the protection of 19(1) and then only the protection under Article 19 can be sought and the Article 19 is applied। Yes, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कोई ऐसा कानून जो डायरेक्टली आर्टिकल 19 के कोई भी प्रावधानों को उल्लंघित कर रहा हो प्रत्यक्ष रूप से, तो ही हम आर्टिकल 19 का उपयोग करके उन कानूनों को चुनौती दे सकते हैं, उन कानूनों का स्वभाव देख सकते हैं कि क्या वे संवैधानिक है, क्या वे वैध है। ठीक है, अन्यथा हम लोग आर्टिकल 19 यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते जहां तक प्रत्यक्ष जो है सिनेरियो की बात ना हो। ठीक है, यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से बच्चन सिंह ने तर्क दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे प्रथम वो स्पष्ट किया कि भाई प्रत्यक्ष रूप से अगर धारा 19 के कोई भी प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है तो ही आप धारा 19 का उपयोग करके उन कानूनों को चुनौती दे सकते हैं, उन कानूनों की जो संवैधानिकता है वो देख सकते हैं, वो तपास सकते हैं। फिर द mere fact that certain sections of IPC and CRPC incidentally, remotely or collaterally have the effect of abridging rights under Article 19 will not satisfy the test. It cannot be contended that any of the right mentioned in Article 19 Clause 1 of the Constitution confers the freedom to commit murder, or for the matter of that the freedom to commit any offense whatsoever। ठीक है, तो यहाँ यही बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि धारा 19(1) जो है वो किसी भी व्यक्ति को यह स्वतंत्रता नहीं देती कि वो कोई भी गुनाह करे। ठीक है, वो कोई भी अपराध करे। अगर वे अपराध करेंगे तो उनके लिए सजा के प्रावधान है, उन प्रावधानों के तहत उनको सजा मिलेगी, और वो सजा उनको जो है काटनी पड़ेगी, चाहे वो डेथ की हो, चाहे वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, चाहे वो इम्प्रिजनमेंट फॉर फ्यू ईयर्स हो। ठीक है, तो ये यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया।
Therefore, the penal laws which defines offense and prescribes punishment for the commission of offense, देखिए यहाँ उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया for the commission of offense, जो गुनाह करे गए हैं किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऑलरेडी, do not attract the application of article 19 सब क्लोज 1 या क्लोज 1, ठीक है। तो ये बात यहाँ उन्होंने रखी कि भाई किसी भी अपराध जो हो गया है, अगर उनके लिए सजा कुछ मिल रही है तो यहाँ आर्टिकल 19 यानी कि जो मौलिक अधिकार है वे अप्लाई नहीं होंगे, विच मीन्स पेनल्टी प्रोविजंस आर अबव फंडामेंटल राइट्स। दिस आर फंडामेंटल राइट्स, they are below, and these are penalty provisions, reasonable penalty provisions which will be above them. Placing its reason on the Maneka Gandhi judgment, the court read Article 21 in the positive form as a person may be deprived of his life or personal liberty in accordance with fair, just, reasonable procedure established by valid law. Yes, देखिए यहाँ कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने मानेका गांधी का जो फैसला था वो फिर से रिफर किया, फिर से रिपीट किया और बताया कि देखिए कैसे आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ देता है, कैसे वो भी अंडर फेयर एंड रीजनेबल सर्कमस्टेंसेस वो भी जो है छीना जा सकता है। इट कैन बी टेकन बाय स्टेट विथ फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, ठीक है। तो कोई भी राइट एब्सोल्यूट यहाँ नहीं है और ये खत्म हो सकते हैं। बाय इम्प्लीकेशन द फाउंडिंग फादर्स रिकॉग्नाइज द राइट of the state to deprive a person of his life liberty in accordance with fair, just and reasonable procedure. Yes, तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई जो भारतीय संवैधानिक सभा के जो हमारे जो सभ्य थे, जो माननीय सभ्य थे, जिन्होंने इतनी मेहनत से जो है हमारा पूरा संवैधानिक ढांचा तैयार किया, पूरा संविधान तैयार किया, लागू भी किया, उन्होंने क्या प्रावधान रखा था कि भाई कोई भी राज्य हो तो उसके पास इतनी सत्ता होनी चाहिए कि वो किसी भी व्यक्ति के कुछ अधिकारों को छीन सके ऑन फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल ग्राउंड्स, ठीक है। फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, अगर जरूरत पड़े तो ऐसा प्रावधान यहाँ हमारे फाउंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स ने ही रखा है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई ये चीजें तो ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही होनी चाहिए। पेनल्टी प्रोविजंस जो है वो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेनल्टी प्रोविजंस जो ऑफेंसेस कमीशंस ऑलरेडी हो चुके हैं उनके ऊपर ही लगाया जाएगा, तो फंडामेंटल राइट्स उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। Thus, it cannot be said that the death sentence for murder or the mode prescribed for its execution is degrading punishment which defile the dignity of the individual. तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई जो सजा दी गई है, जो डेथ सेंटेंस चाहे कोई भी फॉर्म में हो, चाहे वो फांसी हो, चाहे वो सूली हो, हालांकि सूली तो अब सूली की जो प्रैक्टिस है वो लगभग अब सुनी हो गई है, मगर फिर भी चाहे कोई भी मोड हो डेथ पेनल्टी का, कोई भी मोड हो, वो डिग्निटी के साथ जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। डिग्निटी ऑफ लाइफ तो चली गई थी जब अपराध हो गया और वो साबित हो गया, ठीक है। तो अब उसके ऊपर सजा का प्रावधान होना जरूरी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी यहाँ स्पष्ट कर दी। The procedure provided in the Criminal Procedure Code for imposing capital punishment for murder and some other capital crimes is not unfair, unreasonable or unjust. सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी का पक्ष लिया कि भाई जिस पक्ष के तहत डेथ पेनल्टी की पूरी प्रोसीजर ले डाउन की गई है वो अपने आप में फेयर है, यानी कि निष्पक्ष है, प्लस यहाँ जैसे कहा गया है कि रीजनेबल है, व्यावहारिक है, एंड इट इज़ नॉट अनजस्ट, यानी कि ये अन्यायी नहीं है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से फाइनली ट्यून करके यह पॉलिसीज बनाई गई है, प्रोसीजर्स बनाई गई है। तो इस पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स में कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। मात्र और मात्र यहाँ एक संवैधानिक स्पष्टीकरण की ही जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहना चाहता था। Thus, it cannot be said that the death penalty for the offense of murder violates the basic structure of the constitution. और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई यहाँ जो ऑफेंसेस कमीशन किए गए हैं, अगर उनके ऊपर कोई डेथ पेनल्टी लगी जा रही है, सपोज फांसी की सजा भी हो रही है, तो उससे संविधान के मूलभूत ढांचे को कोई हानि नहीं है, कोई दोनों के बीच में कोई अंतर संबंध नहीं है बेसिकली। The court also observed that the statistical attempts to assess the true penological value of capital punishment remain inconclusive. On the one hand, the statistics of capital punishment deterring the potential murders are hard to obtain, and on the other, those who support the abolition of capital punishment have adopted an oversimplified approach. International Covenant on Civil and Political Rights does not abolish or prohibit the imposition of death penalty in all circumstances. Yes.
जो एक प्रश्न था कि क्या अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे दायित्व है, जो अंतर्राष्ट्रीय हमारी समझौती है, क्या धारा 302 भारतीय दंड संहिता की धारा 302 क्या उन्हें उल्लंघित कर रही है? तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई अंतर्राष्ट्रीय किसी भी ऐसी समझौती में, किसी भी ऐसे जो है कॉन्ट्रैक्ट में, कोई भी ऐसे कानून में नहीं लिखा गया कि आप आपके देश में से कैपिटल पनिशमेंट को आवश्यक रूप से मैंडेटरीली उसे रद्द कर दे, उसे जो है आप कह सकते हो कि उसे रिवोक कर दे। ठीक है, तो ऐसा नहीं लिखा गया, विच मीन्स द डेथ पेनल्टी इन इंडिया इज इन अकॉर्डेंस विथ इंटरनेशनल लॉ. All that they require is that first the death penalty shall not be arbitrarily inflicted, and second it shall be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law. दो ही चीजें देखनी है. सुप्रीम कोर्ट ने बताया कैपिटल पनिशमेंट देने में कोई दिक्कत नहीं है अगर रेस्ट ऑफ द रेयर केस है, ऐसा कोई जघन्य अपराध है, ऐसा कोई समाज द्वारा स्वीकृत अपराधी किया गया है, तो अपराधी को सजाए मौत तो देनी ही देनी है, मगर दो ही चीजें ध्यान में रखनी है. सबसे प्रथम shall not be arbitrarily inflicted, यानी कि यह कोई पॉलिटिकल मोटिव या कोई गैर रीत से उसे सजा नहीं देनी चाहिए. उसने क्राइम किया है, अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम किया है तो उन्हें मिलनी चाहिए, मगर अगर नहीं किया है तो नहीं मिलनी चाहिए. पहली बात ये याद रखनी है. दूसरी बात, इट शुड बी इम्पोज्ड इन द मोस्ट सीरियस क्राइम. ठीक है, जो क्राइम्स आ रहे हैं, ठीक है, जो ट्रेंड है उनमें अगर कोई एबनॉर्मल क्राइम है, ठीक है, जिसकी डिग्री ज्यादा है, जिसका एक्सटेंट ज्यादा है, तो उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें सजा देनी है. तो दो ही चीजें कैपिटल पनिशमेंट में देखनी है, अन्यथा कोई भी अदालत कैपिटल पनिशमेंट दे सकती है रेस्ट ऑफ द रेयर केस में. द कोर्ट हेल्ड दैट इंडियंस पिनल लॉज आर एंटायरली इन अकॉर्ड विथ इट्स इंटरनेशनल कमिटमेंट. यस, तो कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया. द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट कैपिटल पनिशमेंट कैन बी गिवन इन द रेस्ट ऑफ द रेयर केस वेयर द ऑल्टरनेटिव ऑप्शन इज अनक्वेश्चनेबली foreclosed. It laid down the broad criteria to guide the court in the matter of sentencing a person convicted of murder under section 302 of the penal code. ठीक है, यहाँ दो ऐसे बिंदु दिए ताकि अदालतें जो है वो आगे चलकर 302 के मामलों में फैसला सुनाने में उनको मददरूप हो, उनको एक मार्गदर्शिका समान साबित हो. दो बिंदु है. सबसे प्रथम, द एक्सट्रीम पेनल्टी कैन बी इन्फ्लिक्टेड ओनली इन द ग्रेवेस्ट केस ऑफ एक्सट्रीम कल्पेबिलिटी. यस, ग्रेवेस्ट केस यानी कि बहुत ही क्रूर से क्रूर कोई अपराध अगर किसी व्यक्ति ने किया है या मानव अपराध है, कल्पेबिलिटी है, तो इन दैट केस उन्हें यह कैपिटल पनिशमेंट दे दी जानी चाहिए. एंड इन मेकिंग ऑफ द चॉइस ऑफ सेंटेंस ड्यू रिगार्ड मस्ट बी पेड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ऑफेंडर ऑल्सो. यस, मगर यहाँ ये बात भी है कि अगर आप कैपिटल पनिशमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो उस थिंकिंग प्रोसेस में आपको ऑफेंडर का जो पूरा पक्ष है वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, वो पक्ष कंसिडर करके आप अगर कैपिटल पनिशमेंट दोगे तो चलेगा, मगर यू नीड टू कंसिडर, यानी कि जो पूरी बेंच होती है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जुटी हुई होती है, उनके द्वारा दोनों के पक्ष, ऑफेंडर के भी और जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, जो कल्प्रिट है, उनके पक्ष भी यहाँ समझने चाहिए. तो इस तरीके से कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है. तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूरे जजमेंट में यह स्पष्ट कर दिया. मैं फिर से एक बार ब्रीफली जो है आई विल रिपीट. सबसे प्रथम तो रेस्ट ऑफ द रेयर केस जिनके सिद्धांत प्रतिपादित किए. दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई जो कैपिटल पनिशमेंट है अगर वो रिजनेबल और जस्ट प्रोसीजर से हो रही है, फेयर प्रोसीजर से हो रही है, तो वो फंडामेंटल राइट से ऊपर है. फंडामेंटल राइट से ऊपर यानी कि कोई भी व्यक्ति फंडामेंटल राइट्स के उपयोग करके मर्डर नहीं कर सकता, या मर्डर करके फंडामेंटल राइट्स का उपयोग करके बच नहीं सकता. ठीक है, वो बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित की. पूरा का पूरा जजमेंट जो है वो यहाँ 5 जजों की बेंच के द्वारा दिया गया था, जिनमें वाई.वी. चंद्रचूड़ थे, ए. गुप्ता, एन. ऊंटवाला, पी. भगवती और आर. सरकरिया के द्वारा यह पूरी बेंच बनी थी. और इन बेंच के ऑब्जर्वेशन एवं जो है इनके इंटरप्रिटेशन से यहाँ हमें यह पूरा एक सिद्धांत मिला और उसके कुछ लक्षण भी मिले, साथ ही में काफ़ी सारी संवैधानिक स्पष्टता भी मिली. अब हमें इसके महत्व एवं इसके प्रभाव के बारे में समझना है. सबसे प्रथम महत्व के 2 बिंदु देखेंगे, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि बच्चन सिंह केस इवोल्व द डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस फॉर अवॉइडिंग द डेथ पेनल्टी. यस, ये हमने देखा, हमें मालूम है, ये इसका पहला महत्व है. दूसरा, सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन ब्रॉड गाइडलाइन फॉर अवॉइडिंग डेथ पेनल्टी. सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरी मार्गदर्शिका जाहिर की कि भाई किस मुद्दे के ऊपर, किस मामले में डेथ पेनल्टी दे दी जानी चाहिए या दी जानी चाहिए. सो ये 2 बात रही इसके महत्व की. ऑन द अदर हैंड, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा.
दो बिंदु में समझाया गया है। प्रथम था, सुप्रीम कोर्ट was of the view that minimal use of capital punishment to penalize the criminal। या सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण यह था कि भाई कैपिटल पनिशमेंट का उपयोग जो है वो कम से कम हो, मगर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ यह स्पष्ट कर दिया इस फैसले में, जैसे हमने देखा कि भाई हो सकता है, ठीक है, करना कम है मगर ये हो तो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई अंतरराष्ट्रीय हमारा जो वायोलेशन है लॉज का वो भी नहीं हो रहा है। The view is contradicted by the legislation by increasing number of crimes for which capital punishment is awarded। और दूसरा, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कुरियन जोसेफ इन चेनुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2018 observed that time had come to review the need of death penalty as the punishment, especially its purpose and practice। ठीक है, तो यहाँ अब एक जज ने 2018 में रिसेंटली ही चेनुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के मामले में जो 2018 का था, उन्होंने जब वे सुनवाई कर रहे थे तब उन्होंने बताया कि भाई अब समय आ गया है कि कैपिटल पनिशमेंट को फिर से रिव्यू किया जाए, इसके प्रैक्टिस को, इसके मोड को फिर से रिव्यू किया जाए। मगर यहाँ जो उस बेंच के जस्टिस कुरियन जोसेफ के बेंच के जो अन्य उनके जो कलीग्स थे, उनके द्वारा सिमिलर स्टैंड नहीं लिया गया। ये बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ। हाउएवर, other judges of the bench observed, since the constitution bench in Bachan Singh and state of Punjab had upheld capital punishment, there was no need to re-examine it at this stage। उन्होंने बताया कि भाई बच्चन सिंह में जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वही पर्याप्त है, इसे फिर से हमें इसका पुनर्वलोकन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसका पुनर्वलोकन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ दिस वर द व्यूज ऑफ द सेम बेंच। ठीक है, तो कुल मिलाकर यह कानून अपना आप में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिद्धांत प्रतिपादित करता है। कैपिटल पनिशमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताता है, नॉट वॉइड, वैलिड ये समझना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर प्रोसीजर जस्ट है, रिजनेबल है, फेयर है, तो कैपिटल पनिशमेंट को या डेथ पेनल्टीज को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रखता है और एक लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर की सिचुएशन बनाने का प्रयास करता है। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए एवं एक समझ को बनाने के लिए। हम फिर से मिलेंगे इसी श्रृंखला के एक और लेक्चर में एक और महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ, जिन्होंने ऐसा ही संविधान में कोई महत्वपूर्ण फेरफार किए हो। तो मैं दीजिए इजाज़त, हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। साथ ही हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड डू विजिट अवर वेबसाइट। तो जय हिंद, जय भारत, देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी।